इसीलिए पत्नी हमेशा बाएं हाथ पे लगती है, इसलिए पत्नी हमेशा बाएं हाथ पे लगती है और दोस्त दाएं हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और मेरे साथ अब दो धुरंधर प्रवक्ता दो राजनीतिक दलों के मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरा देश इनको टेलीविजन पर देखता है और अपनी दोनों पार्टियों के लिए ये अपना जो खंबा है वो मजबूती से गाड़ के रखते हैं और जब बात करते हैं बहुत दमखम के साथ करते हैं और अपने तर्कों के साथ करते हैं। इसीलिए मैं तमाम ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि कृपया बातचीत यहां पर बंद कर दें और हमको सेशन शुरू करने के लिए दें। मैं पीछे वाली मेज को कह रहा हूं खासकर, कृपया इतना डिकोरम मंच का मेंटेन रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। और सबसे पहले मेरा सवाल सुधांशु जी आपके लिए होगा, क्योंकि 4 साल और आज मुझे एक नया नारा मिला है, आपने एक बुकलेट निकाली है 48 साल बनाम 48 महीने, तो 48 महीने होने जा रहे हैं। क्या है 48 साल बनाम 48 महीने? देखिए, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, काम 3 प्रकार के होते हैं। एक, जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने उससे अच्छा करके दिखाया। दूसरा, जो पिछली सरकारों ने नहीं सोचा वो हमने करके दिखाया। एक होता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, वह भी करके दिखाया। अब देखिए, मैं पहला वाला जो कैटेगरी है उसके बारे में बहुत सारे आपको आंकड़े मिलेंगे। हमने कितनी सड़कें बनाई हैं, हमने कितना पावर ट्रांसमिशन आगे बढ़ाया है, कितने रेलवेज में आगे बढ़ाए हैं, वो सारी चीजें आपको पता होंगे। मैं दूसरे पे आता हूं, जो दूसरी सरकारें कर सकती थी पर उन्होंने नहीं किया। उदाहरण के लिए, भारत में पावर की समस्या रहती है, परंतु भारत एक ऐसा देश जहां 12 महीने में 11 महीने सूरज पर्याप्त मात्रा में चमकता है, तो सोलर एनर्जी के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? सोलर एनर्जी में क्वांटम जंप हुआ है हमारी सरकार आने के बाद। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे यहां बना। दूसरा उदाहरण, एक गरीब आदमी जब दवा लेने जाता है तो जेनेरिक दवाएं कोई भी सरकार आसानी से आगे कर सकती थी, सोच सकती थी। नहीं विचार किया। 1000 रुपए की दवा यदि 300 साढ़े 300 रुपए में मिले तो उस गरीब आदमी से पूछिए कि उसके लिए कितना भारी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। बाकी मैं जन धन योजना और स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ, उस पर नहीं जा रहा हूं। कुछ एक ऐसे काम जो दूसरा कोई सोच ही नहीं पाया। जैसे तमाम सरकारें ये कहती हैं कि जी हम आए, हमने इतने नियम और बनाए ताकि काम सुगमता से हो सके। मोदी जी की सरकार ने आके ये काम किया कि 1200 ऐसे नियम जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, जो अप्रासंगिक या कालबाह्य हो चुके थे, रिडंडेंट हो चुके थे, उनको खत्म करने का काम किया। यानी वो काम की जो सरकार को कर देने। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, भारत दुनिया के इकलौते देशों में से एक होगा जिसका इतना सांस्कृतिक प्रभाव है। विदेश नीति कभी भी होती थी तो केवल डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजी और इकोनॉमी 3 पे रहती थी, परंतु जो भारत का एक कल्चरल पुट है, सांस्कृतिक प्रभाव है, उसका अपरिहार्य कारणों से प्रयोग नहीं किया गया था, वह प्रयोग भी करके उन्होंने दिखाया। तो मैं मानता हूं कि एक आम आदमी की कष्ट, पीड़ा और रोग हरने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने तक सरकार ने हर क्षेत्र में सिर्फ परिवर्तनकारी नहीं बल्कि युगांतकारी कार्य किए। युगांतकारी काम। और रणदीप भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इस मंच के जरिए कि ऐसा क्यों लगता है, ये मैं इंप्रेशन की बात कर रहा हूं, ऐसा क्यों लगता है कि 4 साल आपने खूब बोला कि सरकार ने काम नहीं किए, सरकार ने काम नहीं किए, आपने विभिन्न मुद्दों को उठाया, लेकिन उसको एक आंदोलन में नहीं बदल पाए? क्यों? क्योंकि 4 साल हो गए, 48 महीने हो चुके हैं। 2 प्रश्न यहां उठे। सबसे पहले तो मेरे आदरणीय साथी ने उठाया, उन्होंने कहा कि जो किसी ने नहीं किया सरकार ने, वो उन्होंने कहा। और आपको आश्चर्य होगा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। जो किसी ने नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने किया। 2 लाख करोड़ बैंकों का एनपीए था, आज 8,31,000 करोड़ 4 साल में कर दिया। जो 70 साल में कोई नहीं किया, किसी ने नहीं किया, वो 4 साल में कर दिखाया। जब $108 प्रति बैरल कच्चा तेल था, तो जब वो कीमतें जो थी, आपके 4 साल में औसतन कच्चे तेल की कीमत $56 प्रति बैरल रही। परंतु 12 दिन से लगातार आप तेल के भाव बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक की चुनाव के बाद 11 रुपए के करीब, 10 से 11 रुपए
के करीब प्रति लीटर भाव बढ़ गए। आज शायद पूरे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहीं है कि तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं तो हमारे यहां है। किसी सरकार ने 4 साल में 10 लाख करोड़ रुपया देश की जनता की जेब पर डाका डालकर पेट्रोल डीजल के टैक्स से नहीं लिया, वो आपने कर दिखाया। तो जो की यूपीए की सरकार थी, और हम तब भी कहते थे, किसानों के नेता यहां सामने बैठे हैं, आपने आमंत्रित किया है, वो किसी के पक्षधर नहीं, चाहे फोन पर व्यस्त हों। जब किसान की बात आती थी तो हम 25% तक न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाते थे। आप 2% बढ़ाते हैं, लागत पर 50% का मुनाफा वायदा कर सत्ता में आए, और किसान को लागत की कीमत ना देकर आपने पहली बार कर दिखाया। 5-5 हजार किसानों की जमीन की कुर्की हो रही है, और चीनी पैदा करते हैं वो, और आप मंगवाते हैं पाकिस्तान से चीनी। ये भी आपकी सरकार ने पहली बार कर दिखा। और केवल एक बात और कहूंगा, आपने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की चर्चा की। यह भी पहली बार हुआ कि बगैर बुलाए वहां जश्न मनाने और दावत खाने पाकिस्तान किसी देश का प्रधानमंत्री अगर गया तो वो भी मोदी जी गए। 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया, तो वो आपने, और फिर उसके बाद हमें रिटर्न गिफ्ट मिला। पठानकोट एयरबेस पे उग्रवादी आए, और उन उग्रवादियों की जांच के लिए भी उग्रवादियों की सरगना आईएसआई को आपने बुलाया। 370 जवान शहीद हो चुके जम्मू कश्मीर में, 270 से ज्यादा हमारे नागरिक मारे जा चुके। पिछले 5 दिन में 6 आदमी हमारे मारे जा चुके, जब आपने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। 3000 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका पाकिस्तान के द्वारा। चीन हमारे प्रधानमंत्री गए, डोकलाम पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों वो सिक्किम में पट्टी बना रहे हैं उस पर हिम्मत नहीं हुई। तो पहली बार ऐसी ढुलमुल विदेश नीति वाली सरकार आई, ये भी 70 साल में पहली बार हुआ। तो मैं आपसे सहमत हूं, जो किसी ने नहीं किया वो आपकी सरकार ने कर दिखाया। और दीपक जी, आपने ये पूछा कि जन आंदोलन तैयार क्यों नहीं हुआ। मैं उस आलोचना को सकारात्मक तौर से स्वीकार करता हूं। इस देश के लोगों को कांग्रेस पार्टी से और ज्यादा अपेक्षा है, और मैं आज आपके मन से, इंडिया न्यूज के मन से कहना चाहूंगा, अगर विपक्ष के तौर पर हमसे और ज्यादा इस देश को अपेक्षा है, तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगले दिनों में वो गति और ज्यादा तीव्रता, वो दोनों आपको और नजर आएंगी, जो अगर कहीं आपको कमी लगी अभी तक तो। अरे आपने इतनी सारी मिसाइलें एक साथ दाग दी कि सुधांशु भाई कैलकुलेट करते हुए रह जाएंगे। मुझे लगता है भाजपा में उनसे बेहतरीन प्रवक्ता कोई नहीं, बट डिफेंसलेस केस को आर्ग्यू करते हैं। जब केस में जान ना हो तो वकील क्या करे। सुधांशु, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सुरजेवाला जी ने बहुत सी बातें बताई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिख रही होती हैं पर कोई देखना ना चाहे। क्या ये सच नहीं है कि आप युद्ध विराम कह रहे हैं, और अभी पिछले हफ्ते बीएसएफ ने जिस ढंग से पाकिस्तान में फायरिंग की कि शायद इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने याचना की कि भारत फायरिंग रोक दे। इससे पहले सफेद झंडा हम दिखाया करते थे। अब इस बार हुआ कि उसने जाके कहा कि साहब आप फायरिंग रोक दीजिए। दूसरी बात जो आपने बात कही जम्मू कश्मीर वगैरह में, उस सीमा में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, हुर्रियत के नेता भारत की व्यवस्था के दामाद बन के रहते थे। पहली बार अगर वो ईडी का केस झेल रहे हैं तो हमारी सरकार में, एनआईए की जांच झेल रहे हैं तो हमारी सरकार में। और मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक आदरणीय मनमोहन सिंह जी का बात है, वो 10 साल वहां नहीं गए, जाने की जरूरत थी क्या? जब आप हवाना में खड़े होकर कहेंगे कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का पीड़ित है, इससे बढ़िया सर्टिफिकेट क्या दिया जा सकता था? जब शर्मल शेख में आप ये कहेंगे जाकर कि बलूचिस्तान ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट हो जाएगा, और तो और जब हाफिज सईद आपके गृह मंत्री को बधाई देगा जनवरी 2013 में कि शाबाश, सुशील कुमार शिंदे जी ने बहुत बढ़िया हिंदू आतंकवाद पे बोला, तो भैया घर बैठे ही इतना बढ़िया काम हो रहा था तो वहां जाने की आवश्यकता क्या थी? अब मैं एक गंभीर बात कहता हूं, हमारी सरकार पर पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर बहुत सारे इश्यूज बताए जाते हैं। मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, हमारी पॉलिसी का मूल मंत्र है
जो हम पहले कहते थे टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, आतंकवाद और वार्ता नहीं हो सकती, इसलिए आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग 2 ही बार हुआ है। एक बार उफा में प्रधानमंत्री के स्तर पर, जिसमें लिखित में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के ऊपर कमिटमेंट दिया था, यद्यपि वो उस पर कायम नहीं रहे, तो मैं मानता हूं। उसके बाद दूसरा बैंकॉक में एनएसए के लेवल पे केवल आतंकवाद पे बात हुई, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं हुई। और पहली बार सार्क देशों के 2 बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश भारत के पक्ष में खड़े हैं और पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ। रणदीप जी जवाब, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको सेलेक्टिव मिसिंग करी रणदीप सुरजेवाला ने, ये अगर मैं कहूंगा तो आप इसको एक आरोप मानेंगे? आरोप का जवाब देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, परंतु मैं मेरे आदरणीय साथी को याद दिलाऊंगा, हमने बहुत सारे अलग अलग मुल्कों में क्या हुआ ये बताया आपने। पीडीपी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में है, वो अब स्वर्गवासी हो चुके, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री बैठे, आपके मुख्यमंत्री वहां बैठे, और आपके मुख्यमंत्री ने पीडीपी बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उग्रवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान का धन्यवाद किया, देश की सेना और जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं। क्या प्रधानमंत्री को उन्हें नहीं रोकना चाहिए था? जब आसिफा अंद्राबी जो जाकर हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में रैली करती है, जब पीडीपी बीजेपी की सरकार उसे बेटी बचाओ का चेहरा बनाती है, तो क्या आपका खून नहीं खोलता? जब आप बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा और रोजगार की पेशकश देते हैं, तो क्या छदम राष्ट्रवाद भाजपा और पीडीपी का उजागर नहीं होता? जब आप एक तरफा युद्ध विराम करते हैं और 1 लाख लोग, पिछले 4 दिन में डॉक्टर साहब 1 लाख लोग जम्मू के लोग विस्थापित हो चुके, वहां जाकर पूछिए वो किस प्रकार से मोदी जी और भाजपा की नीतियों को दुहाई दे रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हो गए, सैकड़ों मारे गए। आए दिन जो सैनिकों की लाशें वापस आती हैं, माफ कीजिए, हर 10वां हरियाणवी एक सैनिक है इस देश का। वो लाशें, वो डेड बॉडीज हमारे घरों में वापस आती हैं और उनकी कीमत हम चुकाते हैं, राजस्थान के लोग चुकाते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा पंजाब के, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान को लेकर नीति क्या है। कभी साड़ी शॉल डिप्लोमेसी करते हैं, कभी वार्तालाप से इनकार कर देते हैं, उसके बाद बगैर बिन बुलाए मेहमान की तरह दावत खाने चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान उरी पर और पठानकोट पर हमला करता है, उसके बाद हम कुख्यात आईएसआई को बुलाकर लाते हैं। आपकी नीति क्या है? आप कहते हैं वार्तालाप नहीं करेंगे, परंतु डोवल साहब विदेश में जाकर वहां पर वार्तालाप करते हैं। आपकी नीति क्या है, रास्ता क्या है, दृष्टि क्या है? और चीन को लेकर और ज्यादा चिंता है भारतीय के तौर पे हम सबको, और दीपक जी सहमत होंगे, हमसे 10 मीटर दूर तक चीन ने इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना लिया। पहले आपकी पार्टी ने मना किया, फिर देश की रक्षा मंत्री ने संसद के पटल पर लिखित जवाब में वो मान लिया। दूसरी तरफ साउथ डोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, जिसे चिकन नेक कहते हैं, हमारे 7 प्रांत अब इस समय खतरे में हैं क्योंकि चीन ने सड़क बना ली। हमने वो सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की, आपकी रक्षा मंत्री वहां गई, हमारी विदेश मंत्री वहां गई और हमारे प्रधानमंत्री वहां गए एजेंडा लेस विजिट पर। चाय पी की चुस्कियां लेकर तो आ गए, परंतु देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा नहीं करके आए। अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारे बॉर्डर के ऊपर आज खनन कर रहा है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में। भारत सरकार का कोई बयान नहीं आता। चीन और पाकिस्तान मिलकर पीओके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लेते हैं, आपका कोई बयान नहीं आता। यहां तक कि जो हमारा मित्र देश है रशिया, वो पहली बार पाकिस्तान को हथियार बेचता है, पहली बार पाकिस्तान के साथ मिलकर सुरक्षा अभ्यास करता है, परंतु मोदी जी किश्ती में सवार होकर तो पुतिन साहब के साथ जाकर आते हैं, पर ये नहीं कहते रशिया को कि आप पाकिस्तान के साथ ये मित्रता की पींगे मत बढ़ाइए। दूसरी तरफ बांग्लादेश
जहां हमारी सदैव मित्रता रही, आपके एक मंत्री के बयान के बाद आज हमारी सेनाओं को वो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट को पकड़ने के लिए अंदर जाने नहीं देते। गदर पोर्ट जो बिल्कुल गुजरात के साथ है, आज वहां चीन की पनडुब्बियां खड़ी हैं। नीचे श्रीलंका ने अपना पोर्ट चीन को दे डाला। मॉरिशस जैसा मुल्क भी हमें आंखें दिखा रहा है और आप विदेश नीति की बात करते हैं। माफ कीजिए। आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे, मैं पॉइंट बाय पॉइंट उनका जवाब देता हूं। कश्मीर, चीन, बांग्लादेश, ग्वादर। कश्मीर में आपने बहुत सारी बातें बताई, मैं भी कहना चाहता हूं, हां, ये भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ कश्मीर एक ऐसा विवादित क्षेत्र बना जहां बड़ा और ताकतवर मुल्क तकरीबन 70 सालों से यह कह रहा है कि यह छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। यह दुनिया में पहली बार हुआ जहां जीतती हुई फौज ने युद्ध विराम किया था, वो कश्मीर था। यह दुनिया का इकलौता उदाहरण था जहां जीतती हुई फौज और बड़ा और ताकतवर देश यूनाइटेड नेशंस गया था, वरना हमेशा हारता हुआ और छोटा देश यूनाइटेड नेशंस जाता है। कोई बात नहीं, अब हम पुरानी बात को दोहराना नहीं चाहते, क्यों किया था, कैसे किया था, पर मैं कहूंगा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब हम आज के लिए आते हैं। आपने कहा कि पीडीपी की सरकार के साथ यह हुआ, हम ये बात बिल्कुल मानते हैं, पीडीपी से हमारा घनघोर मतभेद है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि साहब ऑपरेशन ऑल आउट भी इसी पीडीपी की सरकार में चल रहा है। हुर्रियत के नेताओं का तो मैंने बताया, आपकी सरकार थी, पीडीपी छोड़िए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी तो रीजनल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो आतंकवादियों के पक्ष में नहीं देखना चाहिए था ना। अफजल गुरु के पक्ष में मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर के ट्वीट्स हैं। गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस पार्टी के थे, वो आकर यहां अफजल गुरु की क्षमा याचना की बात करते थे। और हमारे साथ जब महबूबा मुफ्ती थी, सारे देश ने देखा, टीवी के ऊपर खड़े होकर उन्होंने बोला कि जो बच्चे पत्थर फेंकने के लिए जाते हैं आर्मी के कैंप पे, वो दूध और डबल रोटी लेने नहीं जाते। तो एक अंतर दिखाई पड़ा कि नहीं। अब मैं एक और बात कहता हूं, भैया हमारा बहुत मतभेद था, फिर भी हमने कोई पॉइंट बनाए, एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाया, समय लगा ना कई महीने, मगर हमें समझ में नहीं आया ये जेडीएस और कांग्रेस के बीच में न पता चला कि एजेंडा फॉर गवर्नेंस बना, ना फार्मूला बना, ना कॉमन विजन प्रोग्राम बना, चंद मिनटों में गठबंधन हो गया विरोधाभासी दलों के साथ। बसपा के साथ भी हमने सरकार बनाई है और पीडीपी की सरकार भी बनाई है। तो ये मुझे लगता है कि साहब ये गठबंधन था या डील थी, ये तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। और चीन पे मैं कहना चाहता हूं, बहुत उन्होंने सही पॉइंट उठाया कि चीन अपनी सीमा के पास सड़कें बना ली। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी, चीन से लगी हुई सीमा पर भारत के सड़कों के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बरसों बरस से रोक सकते थे कि नहीं। हमने आने के साथ 4 महीने में सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पूरे किए, क्योंकि उन दुर्गम स्थानों में सड़क बनने में बरसों लगते हैं। आप समझिए ना कि राष्ट्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या जिन कारणों से वो रोक के रखे गए थे। अब मैं आ रहा हूं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के साथ घुसपैठ की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। IMGT एक्ट को जब क्वेश किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या भारत पर विदेशी आक्रमण के समकक्ष है। और आपके लोग कहते थे बांग्लादेशियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ आज तक क्यों नहीं हुआ था? हमारी सरकार आने के बाद क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए बांग्लादेश में ऐसी स्थिति है कि आधा गांव भारत में, आधा बांग्लादेश में। तो यह तय हुआ कि ये गांव वहां रहेंगे, ये गांव इस तरफ रहेंगे, तब जाके बाउंड्री बनी। तो अब वहां पर फेंसिंग हो रही है ताकि अब आगे के लिए रोका जा सके। और आपने ग्वादर का बड़ा अच्छा जिक्र किया, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, ग्वादर कहां है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान 2008 में शर्मल शेख में हमारे ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट हुआ। और इसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2016 को लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का मुद्दा उठा के दिखाया। कितना अंतर है आपकी अप्रोच उस ग्वादर के इलाके को लेके और हमारी अप्रोच में। और हमने ईरान के साथ उसके बगल में जो चाबार पोर्ट है, वहां पर भी उनके साथ अपना गठबंधन करके, मतलब अपना एक अंडरस्टैंडिंग करके दिखाई है। तो अगर हम ये कहें तो भाई ये भी तो ध्यान रखिए कि पाकिस्तान को अगर अमेरिकी मदद पूरी तरीके से रुकने की स्थिति आई तो हमारे टाइम में आई। ग्वांगझाऊ में G20 समिट चीन में हो रही है और वहां भी आतंकवाद का विषय हम लाने में सफल हुए, ये भी मानिए। हम NSG के पार्ट नहीं बने, जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का, वो एक अलग इतिहास है कि अगर हम 1959 में ही विस्फोट कर लिए होते तो आज होते। मगर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR
जिसका सदस्य चीन तक नहीं है, वो हम बनने में सफल हुए। ये क्या उपलब्धि नहीं है? जब दो अच्छे प्रवक्ता बैठे हैं ना, तो एंकर का काम खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं आप बोलिए, पर थोड़े मिसाइल आप दोनों थोड़ा कम दागिए, शायद बहुत सारे इश्यू एक साथ मिक्स हो जा रहे हैं। एक बार आज डॉक्टर साहब तैयारी नहीं करके आए, उनका ब्रीफ ठीक नहीं है। आपने मैं बताऊंगा, बताइए, कारण बताइए। इन्होंने इतनी सारी बातें गिनाई, क्या आपने ध्यान दिया एक पे? हर बात में ये कहा कि हमने ये बात कही, तो मैं तो सहमत हूं। मोदी जी की सरकार की यही तो खूबसूरत है, बातें अनेक काम नहीं एक। बातें तो कितनी भी करवा लो। उन्होंने कई बातें बताई, कई बातों का जिक्र भी। मैं आ रहा हूं इसीलिए MTCR में सदस्य बने, शायद ये भूल गए कि जब परमाणु समझौता हो रहा था तो उसका विरोध इस पूरे देश में किसने किया था? जब बिजली हम बना रहे थे परमाणु ऊर्जा से, और जिसके बाद ये सारी चीजें एक एक करके आई, जो उसकी नींव है, उसका विरोध किसने किया था? आज भी अगर आप bjp.org पे जाओ तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर आज मोदी जी अपनी तारीफें कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा घोर विरोधी तो आप ही थे, हमारी सरकार 2009 में गिराने में लगे थे। अब छाबर पोर्ट की आपने चर्चा की, ये बताना भूल गए कि उस पर दस्तखत और उसका एग्रीमेंट दोनों कांग्रेस पार्टी ने किया था। कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट है, कंटिन्यूएशन है, आप भी करिए, देश हित में जो होगा हम दोनों करेंगे। पर यह मत भूलिए कि उसका ईरान के साथ समझौता किया किसने था और उसे कंसीव किसने किया था। अब आप आ जाइए, आपने चीन के साथ सड़कों की चर्चा की। ये भूल गए कि सीएजी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की सेना ने सीएजी को लिखकर दिया है कि उनके पास चीन के साथ जितनी सड़कें बनानी हैं और हथियार बनाने हैं, और दीपक जी सहयोग से आपने वो प्रोग्राम किया था, मैंने देखा था इंडिया न्यूज पे, तो आप जरूर एक रिपोर्ट की प्रतिलिपि डॉक्टर साहब को भेजिएगा कि देश की सेना ये कह रही है कि मोदी सरकार न उन्हें सड़क बनाने का पैसा दे रही चीन के साथ बॉर्डर पर, न उनके पास 8 दिन से ज्यादा चलाने के लिए गोलियां बची हैं। ये छदम राष्ट्रवादी सरकार में देश की सेना की हालत है। ये रिपोर्ट मैंने कब की? सीएजी की रिपोर्ट बाकायदा इंडिया न्यूज पर भी आई, मैं प्रतिलिपि इनको जरूर भेजूंगा। बिल्कुल। एक और इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, नेशनल माउंटेन ब्रिगेड 38,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल, आखिरी जो हमने बजट पेश किया था, ताकि चीन के साथ हमारा सारा जो बॉर्डर लगता है उसके लिए बाकायदा एक माउंटेन ब्रिगेड तैयार की जाए। पी चिदम्बरम जी उन दिनों में गृह मंत्री थे, और अगली सरकार की नॉर्मली ये जिम्मेवारी थी कि वो उसे कंटिन्यू करती। सबसे पहला निर्णय जो आपने किया, चीन के साथ जो हमारी माउंटेन ब्रिगेड बन रही थी फौज की, और 38,000 करोड़ जो मिलना था, उसे खत्म कर दिया। और आज हमारी सेना का बजट पहले से कम है। जीडीपी का 1.3% इस समय देश की सेनाओं का बजट है, एक ऐसी सरकार में जो अपने आप को छदम, क्या अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है। छदम राष्ट्रवादी तो हम उन्हें कहते हैं क्योंकि वो सच्चाई है। आपने कर्नाटक की बात भी कर डाली। आप मुझे बताइए, पूरा देश देख रहा है इस चैनल को, 104 ज्यादा होते हैं या 117 ज्यादा होते हैं? किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस वार्ता करे 48 घंटे पहले और कहे कि अगर सारे एमएलए खुले में मिल जाते तो हम सरकार बना लेते। यानी मैं एमएलए की अध्यक्ष ये कह रहे हैं अमित शाह जी कि वो एमएलए की खरीद फरोख्त करते, आया राम गया राम करते, और 104 को वो 112 में कन्वर्ट कर लेते। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी सत्तासीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुलेआम विधायकों की बोली लगाकर बहुमत को जबरन बनाने की चर्चा करेंगे तो प्रजातंत्र बचेगा कैसे? इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है, देश की गवर्नेंस का एजेंडा क्या है। आपने कहा था कि हम किसान को लागत पर, मैं 3 बातें केवल कहूंगा, लंबी नहीं, लागत पर 50% मुनाफा देंगे। कई किसानों के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि क्या लागत पर 50% मुनाफा मिला। बल्कि शायद उत्तर प्रदेश से मैं देख रहा था, किसान प्रतिनिधि यहां हैं। इस समय 20,000 करोड़
12,224 करोड़ तो आपके प्रांत में यूपी में, जहां 14 दिन में गन्ने का बकाया देना था, वो बकाया है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और आप पाकिस्तान से चीनी खरीद रहे हैं। तो लागत पर 50% मुनाफा नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने थे, 8 करोड़ रोजगार आने थे। आपका लेबर ब्यूरो ये कहता है कि 7 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। ये आपके लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट है। अब आप ईपीएफओ का डेटा उसके अंदर भी शामिल कर लें तो भी वो 20 से 25 लाख से ज्यादा नहीं। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी से ही 15 लाख रोजगार चले गए। तीसरा सबसे बड़ा आपने वादा किया था, इस देश के मंझले और छोटे उद्योगपति से, कोई ना कोई उद्योगपति समूह का साथी यहां बैठा होगा, वो बताएंगे कि जीएसटी और नोटबंदी ने व्यापार की कमर तोड़कर रख दी। तो किसान नाखुश, नौजवान बेरोजगार, मंझला और छोटा उद्योगपति का धंधा बंद, किसान का कर्जा माफी के कहीं केंद्र सरकार नजदीक नहीं, 8 लाख करोड़ से ज्यादा, 8,31,000 करोड़ का बैंकों का एमपीए, और इनके साथ साथ दलित, आदिवासी और महिलाओं पर घोर अत्याचार। ये सरकार जा कहां रही है? अगर आप 1 दर्जन उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, 4 करोड़ में बेच रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं, वो जरूर मोदी जी करें। परंतु इस देश के लोगों के लिए अब तो 48 महीने बीत गए। चौकीदार जो अपने आप को कहते थे, उन्होंने तो 60 महीने मांगे थे, अब 3/4 समय चला गया। तो अब आखिरी साल में क्या करेंगे जब आपने पहले नहीं किया? सुधांशु जी, ये एक सवाल है कि वाकई बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें थी, क्या 4 साल में उसका कुछ प्रतिशत भी पूरा हुआ है? 2014 के आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखा जाए, मैं सिर्फ उसके आधार पर बात कर रहा हूं। देखिए, अभी सुरजेवाला जी ने न्यूक्लियर डील से लेकर कर्नाटक, किसान, रोजगार, दलित, आदिवासी, सब प्रकार के विषयों पर रखा। विषय तो बहुत सारे हो गए, फिर भी मैं बिंदुवार जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपने अच्छी बात याद दिलाई, न्यूक्लियर डील। अब यह भी बता दीजिए, न्यूक्लियर डील एनविसेज जो हुई थी वो किसके रिजीम में हुई थी? हमारे रिजीम में। हमने विरोध क्यों किया? जब जुलाई 2008 में आपने पास कराया तो हमने कहा कि यह भारत के हितों के अनुरूप नहीं है, और यह सत्य निकला। आज 10 साल हो गए हैं, 6 साल आपकी सरकार थी, कितनी बिजली पैदा हुई थी बताइए न्यूक्लियर पावर से भारत में, जिसके लिए दुनिया ने वोट फॉर कैश भी देखा था कि नोटों की गड्डियां संसद में रख के वह सरकार पार लगाई गई थी। मनमोहन सिंह जी अपेक्षाकृत एक स्टैंड न लेने वाले पीएम माने जाते थे, पर उन्होंने अगर स्टैंड लिया था अपनी पूरी सरकार में तो न्यूक्लियर डील पे स्टैंड लिया था अमेरिका के पक्ष में, इसलिए हमारा विरोध था और वो प्रूव हो गया है आज। अब आइए कर्नाटक के ऊपर आपने बात कही, सही बात है, दुनिया को पता है कि 104 ज्यादा होता है, 116 ज्यादा होता है। हम ये मानते हैं कि हम स्पष्ट बहुमत से दूर रह गए। कितना? 8 कदम दूर। इसलिए हम सरकार, हमारी विजय नहीं मानी जानी चाहिए, और जो 80 कदम दूर खड़े थे जनता दल एस, उनकी विजय मानी जानी चाहिए। जो 40 कदम दूर थे बहुमत से, उनके समर्थन को जायज माना जाना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ यह कहूंगा कि आपका जो जनता दल के साथ नया नया इश्क हुआ है और आपकी सफलता की जो सितारे आपकी आंखों में चमक रहे हैं, यद्यपि मेरी शुभकामनाएं हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सितारों के आगे जहां और भी हैं, और इश्क के इम्तिहान भी और भी हैं। अब मैं आता हूं किसान के ऊपर। देखिए, इस किसान के बारे में हमारी सरकार थी, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं 2-3 पॉइंट बताता हूं। आपदा आ जाती थी, उसकी फसल नष्ट हो जाती थी, उसका इंटाइटलमेंट तब होता था जब आधी से ज्यादा फसल नष्ट हो जाए, तब यह माना जाता था कि आपदा के कारण अब इस किसान को सहायता मिलनी चाहिए। हमने उसे 1/3 किया। फसल बीमा योजना होती थी, वो खड़ी फसल पर तो मिलती थी, पर अगर फसल काट दी गई है तो उसके बाद नहीं मिलती थी। हमने पड़ी फसल पर भी, जब तक फसल खेत में है तब तक फसल बीमा योजना उसके ऊपर मिलती रहेगी। खाद्य सुरक्षा में जब आपकी सरकार हटी, 11 राज्य खाद्य सुरक्षा में कवर्ड थे, अब 36 राज्य खाद्य सुरक्षा में कवर्ड हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा कृषि विकास की दर कहां पे है? मध्य प्रदेश, तकरीबन 20%। लंबे समय शासन करने का मौका मिला। जब हम आए थे 3.5% थी। इस देश में पहला खाद्य सुरक्षा देने वाला राज्य कौन था? छत्तीसगढ़। इस देश में हर जगह भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। एक राज्य कौन ऐसा है जहां भूजल का स्तर बढ़ा है? गुजरात। क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको लंबा समय काम करने का मौका मिले तो आप उस पर कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं, जो आपने कहा युवा
दलित, आदिवासी और अन्य। मैं बात कहना चाहूंगा ईमानदारी से, बताइए आपने इससे पहले कभी दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स का नाम सुना था? हमारी सरकार आने से पहले जब हमने मुद्रा योजना शुरू की तो स्टार्टअप में यह बाध्यता की कि हर बैंक की हर ब्रांच कम से कम एक एससी, एक एसटी और एक महिला को अवश्य इंटरप्रेन्योर बनाएगी। वेंचर कैपिटल में अब तक सिर्फ दलित समुदाय को 136 करोड़ दिए गए हैं, मगर इनकी पार्टी किसके साथ खड़ी है? 136 करोड़ की मूर्तियां खड़ी करने वालों के साथ। मैं चुनौती देता हूं जो दलितों की स्वयंभू मसीहाएं, बताए कितने दलित इंटरप्रेन्योर खड़े किए थे, कितने दलित युवक युवतियों को शिक्षा के, रोजगार के अवसर प्रदान किए थे। या सद्दाम हुसैन और किम इल सुंग के बाद दूसरी नेता बनी थी जिन्होंने अपने बुश खुद खड़े किए थे, और वो भी पर्स के साथ, दिखाई पड़े कि मतलब कितना वो आ रहा था। अब मैं ये कहना चाहूंगा आदिवासियों की बात, तो मैं कहना चाहूंगा भाई आदिवासियों के बारे में, आदिवासी कल्याण मंत्रालय किस जमाने में बना था? अटल जी की सरकार के बारे में। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा, आदिवासियों के बीच में जाकर काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन कौन है? वनवासी कल्याण आश्रम, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। इसलिए ईमानदारी से दलितों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है? सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो हम ईमानदारी से काम करते हैं, शांति से काम करते हैं और उनकी वास्तविक ताकत बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और आप लोगों को जो आपने कहा ना 48 साल बनाम 48 महीने, वैसे पूरी पार्टी मिला लिया है 57-58 साल साबित किया है। अगर ईमानदारी से दलितों के लिए काम किया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 48-50 साल तक काम करने के बाद दलितों को उन सारी चीजों के ऊपर मोहताज रहने की जरूरत नहीं पड़ती जो आज भी स्थिति बनी हुई है। और अंत में एक वाक्य कहूंगा, जो आपने कहा ना कि केवल बोलते हैं करते नहीं। इंदिरा जी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 2013 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम देश के 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा देना चाह रहे हैं। यानी 43 साल के बाद 2/3 लोगों को 2 जून का खाना नसीब नहीं था। और सुनिए, यह भी बड़ा बढ़िया आंकड़ा इन्हीं सरकार में था। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं? 30%। और खाद्य सुरक्षा कितने लोगों को दी जा रही थी? 2/3 लोगों को, यानी 66-67%। तो भाई साहब, ये 37% लोग ऐसे कौन थे जो गरीब तो नहीं थे पर 2 जून का खाना उन्हें नहीं मिल रहा था। इससे साफ हो जाता है कि कौन हकीकत बताता है और कौन जुमलेबाजी करता है। बताइए, जुमलेबाजी का जवाब इन्होंने दे दिया है पूरे जोरदार ढंग से। अच्छी बात है, दोनों पक्ष आपके श्रोताओं को जरूर मिलने चाहिए। मैं तो सबसे पहले तो आपने कर्नाटक की चर्चा की। असली में दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संविधान और कानून है और 132 करोड़ लोगों के लिए एक और संविधान और कानून है। अगर हम तो पोस्ट पोल कोएलिशन कर्नाटक में कर लें तो हमारा तो सत्ता लोलुप गठबंधन हो गया, परंतु आपके भी बता देते अच्छा रहता। गोवा में 40 विधायकों की विधानसभा में 12 विधायक जीत कर आए, बाद में एक आया, 13 हो गए। तो 13 विधायकों से आपने कैसी सरकार बना ली पोस्ट पोल कोएलिशन में, जबकि हमारे पास 17 थे और 21 में सरकार बनती थी। हमको तो नहीं बुलाया। अब और अगला प्रांत ले लीजिए, अच्छा मेघालय हो गया है, गोवा और कर्नाटक। नहीं, मेघालय आपके 2 विधायक आए 60 की विधानसभा में, हमारे 28 आए, सरकार आपकी है, पोस्ट पोल कोएलिशन में बना ली। 2 विधायकों के साथ भी कभी आपने सुना है पोस्ट पोल कोएलिशन में सरकार? तो आप तो पोस्ट पोल कोएलिशन में सरकार बनाएं तो देश के संविधान के अनुरूप है, परंतु अगर हम पोस्ट पोल कोएलिशन में सरकार बनाएं तो वो सत्ता लोलुपता है। पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा, क्योंकि शेरो शायरी में मैं इनसे हमेशा सीखता हूं कि, और इन्होंने क्या कहा क्या सीखे अभी तक, मुझे बताइए ना। अच्छी बातें सीखता हूं, इनके पास बहुत अच्छा ज्ञान भी है। शेरो शायरी सुने। तो मैं इन्हें सिर्फ ये कहूंगा, आपने कहा था ना सितारों के आगे जहां कुछ और भी हैं, तो मैं इन्हें कहूंगा डॉक्टर साहब, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलेंगे रास्ता बन जाएगा। और आपने दलितों और आदिवासियों की बात की, बड़ा अच्छा कहा, आरएसएस का फला संगठन है, आरएसएस का फला संगठन है। मुझे मालूम नहीं कौन सा है, मुझे एक बड़ी सीधी बात पता है, क्योंकि मैं तो किसान हूं पेशे से, इसलिए ज्यादा कहानी नहीं पता। एससी सब प्लान दलवई कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हमने लागू की थी। पहला काम, और उसका पर्पज ये था कि जो देश के अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको बजट का हिस्सा मिले। पहला काम जो किया मोदी जी ने, एससी सब प्लान को खत्म कर दिया।
एसटी सब प्लान को भी खत्म कर दिया। यानी अब कोई अनिवार्य नहीं कि इतना पैसा आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए देना है, छोड़ दीजिए वो भी। ये बताइए, ऊना में दलितों को नंगा खड़ा करके डंडे कौन मार रहा था? आपकी सरकार में। ये भी बताइए, मध्य प्रदेश में गरीब दलित और अनुसूचित जाति की छाती पर एससी और एसटी आप क्यों लिख रहे थे? ये भी बताइए, हैदराबाद में रोहित वेमुला जो के लिए आपके दो मंत्रियों ने मजबूर क्यों किया था, और उसके बाद अप्पा राव नाम के उस वाइस चांसलर को प्रधानमंत्री ने इनाम क्यों दिया था? ये भी बता देते कि आपके मंत्री ने फरीदाबाद में जब दलितों के बच्चे जलकर मर गए तो उनको कुत्ते की पिल्ले की संज्ञा क्यों दी थी और उसे मोदी जी ने हटाया क्यों नहीं? ये भी बता देते कि जब एक महिला के साथ बलात्कार होता है उन्नाव में, तो उस विधायक को आदित्यनाथ जी क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? आदिवासियों की आपने बात की। ये भी बता देते कि आदिवासियों के जो उपज है उसके लिए एमएसपी जो कांग्रेस ने फिक्स किया था उसके दाम आपने 25% क्यों कम कर दिए? आपकी सरकार को बढ़ाने चाहिए थे। ये भी बता देते कि आदिवासियों को जो पट्टे का यानी जल जंगल जमीन पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट बनाकर हमने अधिकार दिया था, इस देश में 54% पट्टे जो आदिवासियों ने सबमिट किए वो आपकी सरकार ने खारिज कर दिए। इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को आज ये लगने लगा है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन है। उनका इस देश की संपदा पर, इस देश के संविधान और कानून पर अधिकार नहीं। क्या इस देश में 2 संविधान और 2 कानून चलेंगे? एक आम जनमानस के लिए, मेरे और आपके लिए डॉक्टर साहब, और एक दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए? क्या वो सेकंड क्लास सिटीजन हो सकते हैं? इसलिए ऐसा मत करिए। इस देश का किसान आज आत्महत्या की ड्योढ़ी पर खड़ा है। मोदी जी और आपके आदरणीय वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री अब, क्योंकि वो आजकल सेहत सही नहीं, वो कहते हैं कि किसान के लिए उनके पास पैसा नहीं 2 लाख करोड़, पर आप 12 उद्योगपतियों का 2,41,000 करोड़ कर्जा माफ कर देते हैं। तो इस देश के 62 करोड़ किसान के लिए 2 लाख करोड़ नहीं, परंतु इस देश के 12 उद्योगपतियों के लिए 2,41,000 करोड़। ये कौन सा न्याय है? इस देश में अगर किसान का, दलित का, आदिवासी का बहुमत है तो उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर मत ट्रीट कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कर्जा आपने कब माफ किया? भाई, ये हमारी जानकारी में कोई कर्जा नहीं माफ किया गया है किसी भी डॉक्टर साहब का। हाँ, किसानों का कर्जा माफ किया गया है उत्तर प्रदेश में आने के साथ ही पहली कैबिनेट। मैं आपको टोकूंगा नहीं, परंतु संसद के पटल पर आपके वित्त राज्य मंत्री का ये दिया गया बयान है, 2,41,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ है। आपको उसकी प्रतिलिपि और आपको अगले 1 घंटे में आपकी ईमेल पर भेज। नहीं, मैं चाहूंगा आप भेज दीजिए। कर्जा माफ वर्ड नहीं है, क्योंकि वो अभी उगाही नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो उगाही रुकी हुई थी। कर्जा माफ शब्द उसमें नहीं है। अब मैं इस पे आ रहा हूं। अगर उद्योगपति तो उगाही वापिस ना करे तो उसको तो माफी, और अगर किसान ना करे तो उसकी जमीन की कुर्की। क्या खूबसूरत न्याय है मोदी सरकार में। अब ये बात कहें तो जितने बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम दिया जाता है ना, जितने प्रकार के नी हैं, ये बताइए वो अरबपति खरबपति किसके दौरे हुकूमत में बने थे? हमारे में या आपके में? आज स्थिति यह है कि जितने वो पोर्ट, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी उद्योगपति का, जो आपके दौरे हुकूमत में चल रहा था फायदे में, प्राइवेट पोर्ट, और सरकारी पोर्ट चल रहा था उसके बगल में घाटे में, आज उल्टा हो गया है। प्राइवेट वाला घाटे में चला गया है और सरकारी वाला ऊपर चला गया। अब आपने और जो बात कही थी, गोवा आपने कहा, संविधान कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं गोवा में बात सही है, आपकी संख्या ज्यादा थी, पर मैं पूछना चाहता हूं किस तारीख को, किस नेता के नेतृत्व में जाकर कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा किया था? हमें बता दिया जाए। चलिए, आपने नहीं भी दावा किया तो यदि हमारी राज्यपाल महोदया बुला लेना चाहती तो किस नेता को बुलाती? आपने नेता का चयन किया था क्या? मतलब मजेदार बात जानते क्या है? नेता का चयन किया नहीं, पत्र दिया नहीं, दावा किया नहीं, और कह रहे हैं जी हमें मान लिया जाए। यानी एक ऐसा परीक्षार्थी है जो बाहर खड़ा है परीक्षा भवन के, आंसर शीट सबमिट करने जा नहीं रहा है, ना उसमें फॉर्म भर रहा है, और कह रहा है जी मुझे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, मुझे मान लिया जाए। तो मेरा विचार यह है कि यह उचित नहीं था। अब संविधान की बात, इन्होंने कहा भाजपा के लिए अलग संविधान और बाकी देश के लिए अलग संविधान। वो शायद इस बात पर विचार करना भूल गए, वाकई इस देश में राजनीतिक दलों में 2 प्रकार के संविधान हैं।
एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संविधान जो भाजपा मानती है, बाकी सब चाइना के शी जिनपिंग मॉडल का संविधान मानते हैं। अब आप कहेंगे ये शी जिनपिंग मॉडल क्या है? अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना समाचार पत्रों में, शी जिनपिंग जी अब जीवन पर्यंत चीन के राष्ट्रपति रह सकते हैं। ये जितने राजनीतिक दल आपको कर्नाटक में नजर आए थे ना, सबके अध्यक्ष जीवन पर्यंत वाले हैं। एक बार बन गए तो तब तक नहीं हटेंगे। तो ये सब ये संविधान का शी जिनपिंग मॉडल है, और हम जो करते हैं हमारे यहां अनवरत बदलता रहता है, ये हमारे यहां लोकतांत्रिक मॉडल है। तो आपका संविधान और हमारे संविधान की सोच भी सही है। और बाकी वो सब में बातें बहुत बार हो चुकी हैं कि किसने सेना के बारे में क्या बोला, किसने संविधान के बारे में क्या बोला, किसने अन्य लोगों के बारे में क्या बोला, उस पर हम लोग टीवी में ऐसे डिबेट करते रहते हैं। मैं एक राइडर जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। रणदीप भाई, जो इन्होंने किया 4 साल के अंदर, सिखाया तो आपने ही है ना। आपके कदमों पे चल के आगे बढ़े। मैं अब इसका एक गंभीर बात से जवाब दूंगा। जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा 60 साल बनाम 60 महीने। अगर हमने 10 वर्ष में कोई गलती की तो हमको जनता ने, इस देश के 125 करोड़ लोग उस समय थे, अब 132 हैं, हमें उसकी सजा मिली। आज हम अगर 44 की संख्या के साथ और अब 48 की संख्या के साथ बाहर बैठे हैं, मैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी और कांग्रेस के लोग, तो हम तो सर झुकाकर स्वीकार करते हैं हमसे कुछ गलत हुआ होगा ना, जिसके कारण 10 साल के बाद हमें नकार दिया। पर मोदी जी क्या कहते थे? मैं इस देश को बदल कर दिखाऊंगा, मैं कुछ नया करूंगा, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मुझसे पीछे वाले लोगों ने की। परंतु किया उसके बिल्कुल विपरीत। आप केवल ये कहकर अपनी गलती से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि दीपक चौरसिया ने भी वो गलती की थी। आपको अगर इस देश ने विश्वास दिया था तो हमसे बेहतर करने के लिए दिया था। हमसे कहीं जहां देश कांग्रेस लेकर आई थी, उस देश को धरातल में, रसातल में ले जाने के लिए नहीं दिया था। ठीक है, आज सत्ता का अहंकार है, कहते हैं आपके 48 सांसद हैं, बहुत कम हैं, पर मैं ये भी याद दिला दूं, इस देश के लोग अर्श से फर्श तक का सफर तय करवाने में देर नहीं लगाते, क्योंकि जब उन्हें यह लग जाता है कि अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, तो इस देश के लोग सबका खुमार और सबका अहंकार उतारते हैं बारी बारी से। इसलिए यह गलतफहमी मत पालिएगा कि 5 वर्ष के बाद दोबारा सत्ता में आना आपका अधिकार है। आपकी काबिलियत, आपकी परफॉर्मेंस, उसको जरूर आंका जाएगा। और मैं यही कह रहा हूं बड़ी विनम्रता से कि आज डॉक्टर साहब पूरी तैयारी नहीं करके आए, या हो सकता है केस डिफेंसलेस हो। नहीं, शुरू से आप ये कह रहे हैं कि अच्छी तैयारी नहीं करके आए। आप वकील है ना? नहीं, आप वकील है ना, तो वकील एक आखिरी बात इन्हें याद दिलाऊं के लिए नहीं कहता है कि ये तैयारी नहीं, एक और मैं इनको याद दिलाऊंगा। इन्होंने गोवा पे इतनी बातें कह दी, कौन नेता था, कब आप देकर आए थे। मैं केवल इससे पहले कि वो एक आदरणीय साथी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनसे आप सवाल लें, मैं इन्हें याद दिला दूं, डॉक्टर साहब, इस प्रकार की गलत बात इस चैनल पे कहने से पहले काश सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही पढ़ लेते जो गोवा पे आया है। उसमें बाकायदा लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने लिखकर अपना दावा पेश किया। लुजियन जो हमारे अध्यक्ष थे, लुजियन उनके नेतृत्व में वो दावा पेश किया। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का निर्णय दोबारा जाकर अध्ययन कर लें तो उसके अंदर उसकी तिथि अंकित की गई है। सच जरूर बोलना जरूरी है। आप मोदी जी की तरह मत बनिए। आप आपसे जरूर उम्मीद है, मोदी जी से हो या ना हो, आपसे उम्मीद है। आप बहुत अच्छे वकील हैं, मगर ये बताइए, दावा प्रदेश अध्यक्ष करता है या नेता विधानमंडल दल? मुझे लगता है विधानमंडल दल चयनित होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष अगर विधायक भी बन जाएं तो वो दावा पेश कर सकते हैं और संविधान का अध्ययन कर लीजिए। विधायक दल का नेता चुन के वही जाके दावा करेगा। जाना होता है वहां पर। अगर आपने चेक किया तो ये नोट किया गया, गवर्नर ने जैसे हमें कर्नाटक में मिलने से इनकार कर दिया, वहां भी कर दिया। और गवर्नर ने तो वहां पब्लिकली कहा कि मैंने किससे राय की? वित्त मंत्री से राय की। क्या गवर्नर वित्त मंत्री से राय कर सकता है? मैं आपसे पूछता हूं। जब गवर्नर अपना संवैधानिक निर्णय लेता है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से तो राय कर सकता है, सरकार से आदेश नहीं ले सकता। गोवा की गवर्नर ने तो यह माना कि अरुण जेटली जी ने जो उसे आदेश दिया
वो उसने मान लिया। माफ कीजिए, इससे बड़ा असंवैधानिक कदम कोई नहीं हो सकता। राष्ट्रपति जी को उन्हें उसी दिन हटा देना चाहिए। देखिए, उन्होंने जब असंवैधानिक की बात कही और आदेश मानने की बात कही, तो भाई मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा मुझसे ज्यादा योग्य तो आप हैं, मगर मैडम का आदेश मेरे लिए है। अब बताइए, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कौन आदेश दे रहा है, और वो स्वयं अपने मुंह से कहा जा रहा है सबकी उपस्थिति में। और आपने एक और बात जो कही थी, बहुत सही कही, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार आ जाता है तो फिर तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। जैसे पिछली सरकार थी आपकी, राहुल गांधी जी की आंख के एक इशारे पर अध्यादेश बदल सकता था, क्या जरूरत थी फाड़ के फेंकने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अहंकार दिखाना था। राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने हम लोग ने क्या बोला था, 2 सांसद थे ना हमारे, इनकी पार्टी का तो परिवार नियोजन हो गया, हम 2 हमारे 2, यानी तब अटल जी अडवाणी जी 2 नेता और ये 2 सांसद रह गए। अहंकार आया था, अगले चुनाव में दिख गया। और सबसे बड़ा अहंकार यदि इस देश ने देखा है किसी का, कि जब एक पूरे देश की हैसियत एक नेता के बराबर तौल दी गई, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये तो भैया देश के, दुनिया के देश के इतिहास में बस एक बार हुआ था, जब रुडोल्फ हेस ने यह नारा लगाया था नाजी पार्टी के कन्वेंशन में, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। उसका भी परिणाम देखा। इसलिए मैं मानता हूं अहंकार से नाश होता है, यह समझ आपको काफी देर में आ रही है। अगर मैं इस तरह से चलते रहूं तो रात पूरी हो जाएगी। रणदीप भाई आप और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कभी रुकेंगे भी नहीं। घड़ी पे वक्त हो रहा है, घड़ी पे वक्त हो रहा है। आदरणीय साथी खड़े, उनका सवाल जरूर। चलिए आप सवाल ले लीजिए सवाल। क्योंकि वो बहुत देर से खड़े हैं, उनका प्रश्न जरूर है। 5 सालों में 5 रबी की 5 खरीफ की फसल होती है, 4 रबी की 4 खरीफ की फसल जा चुकी है, आपने 1.5 गुना नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि जो फसल अभी रबी की आएगी, जो अक्टूबर नवंबर में कटेगी, उसमें देंगे। और उसके अलावा अब आपने एक और नया शिकूका छोड़ दिया है कि आप 2022 तक आय दुगुनी कर देंगे। अब मैं आपको आपका रिकॉर्ड बता देता हूं। नहीं, मेरे ख्याल से 1 मिनट, प्रश्न बता दीजिए आप। प्रश्न क्या है ये बता दीजिए प्लीज। हाँ, राव साहब की जो सरकार थी उसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नहीं देना। वाजपेयी साहब में हो गया। सर हम ये बुद्धिजीवी सेशन अलग से इंडिया न्यूज पर रख लेंगे। आपके में है 1.9%, यानी आपका 1.9% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, और डबल करने के लिए 14%। भाई साहब, आप किसानों के प्रतिनिधि हैं, हम कई बार आपसे इस मुद्दे पर बात करते हैं, हम लगातार आपसे बात करेंगे, और भी वक्त आएंगे और भी मंच आएंगे, लेकिन इंडिया न्यूज के इस मंच पर आप दोनों आए, वक्त मेरे ख्याल से घड़ी में तेजी से बीत रहा है, और मुझे पता है कि दोनों को वक्त की सीमा है, क्योंकि आपके अपने अपने काम होते हैं, इसलिए आप दोनों यहां पर आए। आप दोनों इसी तरह अनवरत चर्चा करते रहें, और मुझे लगता है कि जब 2019 में देश की जनता कोई निर्णय करे तो एक बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करे। इसी उम्मीद के साथ मैं इंडिया न्यूज के मंच से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।